चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। जीके जेएस की ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर आपके एक नए क्लास में मैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी एमटीएस, बिहार शिक्षक की बहाली और वो तमाम वनडे एग्जामिनेशन के प्रश्न को लेकर आया हूं जो कि आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़रूर आप लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आपके मेहनत को चार चांद लगाने के लिए आपके प्रश्नों को ठीक लेकर। पहला सवाल हम लोग का आज का है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमरावती बौद्ध स्तूप पूछ रहा आपसे कि कहाँ है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश से पूछेगा तेलंगाना का बंटवारा कब हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ। तो 2 जून 2014 और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। तो याद रखेंगे, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। और पूछेगा तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 2 जून 2014। आप याद रखेंगे, तेलंगाना जिस समय अलग हुआ था उस समय 29वां राज्य था, लेकिन वर्तमान समय में वो 28वां राज्य है भारत में। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 2 भागों में बंटकर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो चलिए बच्चों अगला देखेंगे। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख आपसे पूछेगा कौन सा है। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है एरागोडी। ठीक है, एरागोडी है जो कि आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में है। पूछेगा अशोक का दक्षिणतम शिलालेख एरागोडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिला में। अब पूछ सकता आपसे कि अशोक के शिलालेख की संख्या टोटल कितना? तो 14 शिलालेख। कुल कितने शिलालेख? 14 शिलालेख है। अशोक के शिलालेख का खोज कौन किया था? तो आप बोलेंगे जेम्स प्रिंसेप। खोज कौन किया? जेम्स प्रिंसेप। लेकिन पढ़ने में सफलता पाए थे टी पैंथलर खोज किए थे। टी पैंथलर खोज किए और जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसको पढ़ने में सफलता पाए थे। टी पैंथलर 1750 में खोज किए हैं और जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसको पढ़ पाए हैं। तो अशोक के शिलालेख का टोटल संख्या पूछेगा तो 14 बताना है। स्तंभ लेख का संख्या बोलेंगे तो 7। स्तंभ लेख का संख्या कितना? 7 और शिलालेख का संख्या 14। अगला पॉइंट देखेंगे, खालसा सेना का स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? खालसा सेना के स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के, ठीक है ना, 10वें गुरु। सिख धर्म के कितने? 10वें गुरु और अंतिम, 10वें और अंतिम गुरु। और पहले गुरु का नाम पूछेगा तो आप सभी जानते हैं गुरु नानक। गुरु नानक। 5वें गुरु पूछेगा तो अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। ध्यान रखिएगा, 3 महत्वपूर्ण है, इसमें याद रखिएगा। खालसा सेना और का स्थापना और पाहुल पर्व दोनों कौन लाए? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह, गुरु गोविंद सिंह को क्या कहा गया? सच्चा पातशाह। और इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में। पूछेगा गुरु गोविंद सिंह का या सिखों के जो 10वें गुरु थे इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना, बिहार की राजधानी पटना में। आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में। 10 अप्रैल 1875 मुंबई में। वेदों की ओर लौटो का भी नारा कौन दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब और कहाँ किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 दिल्ली में। 1928 दिल्ली में भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह के द्वारा। 1928 दिल्ली में भगत सिंह के द्वारा। कहाँ? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। लेकिन एक चीज़ और याद रखेंगे, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल कर दिया गया है अरुण जेटली मैदान। अरुण जेटली मैदान, अरुण जेटली जी के सम्मान में।
अगला सवाल देखा जाए, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए? तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आज़ादी के समय बोलेगा, ये 1947 की बात कहता, लेकिन आज़ाद 1947 में हुए, लेकिन 15 अगस्त को, तो आज़ादी के समय आपसे पूछ देगा तो JB कृपलानी। आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष पूछेगा JB कृपलानी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? तो भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाएंगे? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। और भारत में कुल कितने पूछेगा कि उच्च न्यायालय है? तो टोटल उच्च न्यायालय का संख्या है 25। उच्च न्यायालय का संख्या कितना? 25। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया था? भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया था? 23 दिसंबर 2005 को। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को कब अधिनियमित किया? 23 दिसंबर 2005 को। किस जीव को भूमि का आंत कहा जाता है? किस जीव को भूमि का आंत कहा जाएगा? तो केचुआ को। और केचुआ का किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस जीव को भूमि का आंत कहिएगा? तो केचुआ, या किसान का मित्र कौन कहलाता है? तो वह भी केचुआ। विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदलकर ध्यान में रख दीजिए अब क्या, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। वो भी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उसी पार्क से होकर रामगंगा नदी बहती थी, इसी कारण नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। पूछे, वो भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पूछेगा किस 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। अगला पॉइंट देखा जाए, भारत का 10वां क्वेश्चन, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख में चला गया। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में। ये भी आपको याद रखना होगा। नाचने वाला हिरन, काफी मुख्य क्वेश्चन है। नाचने वाला हिरन या सानगाई हिरन, नाचने वाला हिरन या सानगाई हिरन किस राज्य में पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नाचने वाला हिरन या सानगाई हिरन किस राज्य में आपको पाया जाएगा? तो मणिपुर में। मणिपुर में। कौन से नेशनल पार्क? NP मतलब ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्क लिखे हैं। कौन सा नेशनल पार्क? तो केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? मणिपुर में। और केबुल लामजाओ के बारे में ध्यान दीजिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क पूछेगा, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। कौन झील पर? तो लोकटक झील। ध्यान दीजिएगा, कौन झील? तो लोकटक झील। और लोकटक झील भी कहाँ? मणिपुर में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो केबुल लामजाओ है, नाचने वाला हिरन, सानगाई और बारहसिंगा, किसके लिए? बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे घनी स्थल कौन है? सबसे घना स्थल कौन मिलेगा? तो पश्चिमी घाट मिलेगा। कौन मिलेगा? पश्चिमी घाट। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस उत्तराखंड के किस जिला से हुआ? चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड के किस जिला से हुआ? चामोली जिला से। कौन जिला? चामोली। 1973 से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ चामोली। अंगू के पेड़ की कटाई को लेकर, अंगू के पेड़ की कटाई को लेकर इसके प्रणेता बने थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चंडीदास हैं और एक गौरा देवी भी है, याद रखेंगे ये भी। ऐसे मुख्य में नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन से। देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो गंगा। कौन नदी में? तो गंगा में। अब देखेंगे, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? गंगा का। किसका निर्माण? गंगा का। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखना है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? रीबूटिंग कहलाएगा। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डिबगिंग कहेंगे। डिबगिंग कहेंगे। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डिबगिंग कहेंगे।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रोचिप कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा उसे क्या कहेंगे, माइक्रोचिप कहते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध पूछेगा किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन है, तो अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 149 है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान दीजिए, कैग का नियुक्ति पूछेगा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करेंगे। इनका पूछेगा कार्यकाल, कैग को शॉर्ट में ही कैग कहते हैं, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में जो पहले पूछ जाए। या कह देगा भारत के महालेखाकार कौन होंगे, या सब परीक्षा प्रणालियों के प्रधान कौन होते हैं, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो प्यारे बच्चों, 20 प्रश्नों का शानदार ऑब्जेक्टिव श्रृंखला को हम लोग समाप्त करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज के बारे में, ठीक है ना, खालसा पंथ के बारे में, अमरावती के बारे में जो भी फैक्ट आपको बताया गया है उसको प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिए। फैक्ट याद करना भी बहुत जरूरी है, कभी उससे भी प्रश्न आपको अक्सर पूछने देखने को मिलते हैं, आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।